तो नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने को लेकर जो कुछ कहा था करके दिखाया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो भी कहा था उनमें से एक बात पर भी अमल नहीं किया है। इन दिनों भारत की राजनीति रोज नए दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। बीते करीब करीब हफ्ता 10 दिन से देश की राजनीति दो नेताओं के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। इनमें पहले नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल। यूं दोनों ही नेता एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, वो जो कहते हैं उससे हमेशा पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल को लगातार जो है ईडी उनको समन भेज रही थी। शराब घोटाले में लगातार ईडी कह रही थी हमें आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी को बार बार चकमा दे रहे थे, समन को ठुकरा रहे थे। कभी विपश्यना के बहाने, कभी चुनाव के बहाने वो ये कहते थे कि मैं आज नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता। कभी कहते थे कि ईडी के तमाम समन ही झूठे हैं। कभी वो ये कहते थे कि शराब घोटाला तो कुछ है ही नहीं जी। वो कहते थे कि ये सब नरेंद्र मोदी की चाल है जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं जी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, शराब घोटाले में कोई पैसा लिया ही नहीं गया जी, और हमारे जैसा ईमानदार तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं जी, ये सब मोदी की चाल है जी। इस तरह से वो बार बार कहकर अपने आप को ईमानदार बता रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? उन्होंने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में जब उनके सामने हाईकोर्ट में जज साहब के सामने जब ईडी ने तमाम दस्तावेज रख दिए, तो हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। और उसके बाद शुक्रवार को जब हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश किया, तो ईडी को अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड भी मिल गई, हिरासत मिल गई। अब इसके मायने क्या? इसके मायने ये हैं कि अरविंद केजरीवाल अगले 7 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और ईडी उनसे पूछताछ कर पाएगी। ईडी ये देख पाएगी शराब घोटाले में ईडी के पास जो भी तमाम सबूत हैं, जो भी गवाह हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उसके बारे में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर पाएगी। इसके मायने ये भी हैं कि ये जो होली है अरविंद केजरीवाल की इस बार की होली वो ईडी की हिरासत में ही मनेगी। लेकिन अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात समझिए ये है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि अगर एक भी आरोप लग गया, एक भी आरोप किसी नेता पर लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जबकि अरविंद केजरीवाल पर आरोप ही नहीं लगे, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकायदा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली है, उनको बाकायदा ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। तो एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो कुछ कहा था वो अपनी बातों से बार बार पलट जाते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये कहा था किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। याद है आपको? एक बार नहीं, उन्होंने बार बार ये कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। और बीते 2 महीनों में 2 बड़े मुख्यमंत्री अब तक भ्रष्टाचार के मामले में वो अब तक हिरासत में हैं, वो जांच एजेंसियों के दबिश में है, जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। तो नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने को लेकर जो कुछ कहा था वो करके दिखाया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने जो भी कहा था उनमें से एक बात पर भी अमल नहीं किया है। अब कई सारे सवाल हमारे सामने हैं। पहला सवाल तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ये सरकार कैसे चलाएंगे, लेकिन इस सवाल के जवाब पर आऊं उससे पहले बात नरेंद्र मोदी की कर लेते, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे टाइम पर हुई है जिसको लेकर के बहुत सारे जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी जो हैं वो अंदर अंदर से थोड़ा सा परेशान हैं। वो अंदर अंदर से ये सोच रहे हैं कि कहीं इसका कोई फॉल आउट तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद
अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनके पक्ष में कोई सहानुभूति लहर चल पड़े, जिसके कारण दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के सामने संकट आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक साथ नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोलें और नरेंद्र मोदी जो हैं 400 सीटों का जो लक्ष्य बनाकर चुनाव में उतरे हैं उनके सामने ये तमाम दिक्कतें आ जाए। ये और कोई नहीं, ये मोदी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक सोच रहे हैं। सबके मन में ये आशंका है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक खतरा मोल लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर वार करते समय उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके चुनावी फायदे नुकसान क्या हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों को पूरी तरह से खुलकर काम करने दिया और जांच एजेंसियों ने जैसे चाहा वैसे इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया और अपना काम किया। इसके मायने तो साफ है कि भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, क्योंकि अगर ये खतरा लेते हुए भी दिल्ली की 7 सीटों पर विपक्ष के हमले का खतरा मोल लेते हुए भी अगर आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी वास्तव में फौलाद के बने हुए नेता हैं। क्योंकि देखिए ना, जैसी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई। सबने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया। सब लोगों ने देश में एक बार फिर से हल्ला बोलना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का अंत हो गया, यह अघोषित आपातकाल है, नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं हल्ला बोला, बल्कि विदेशों में भी ये दुष्प्रचार शुरू हो गया है। बाकायदा जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, दुनिया भर के अखबार हैं, वहां पर जो इस तरह के अब लेख छापे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के खाते सील करवा दिए, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल भेजवा दिया। तो इस तरह से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। भारत में भी लगातार जो है विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी इस सब चीजों के बीच बड़े आराम से वो भूटान जाते हैं। भूटान में जाकर अपना राजकीय दौरा है वो उसके कामकाज निपटा रहे हैं। उनको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि विपक्ष जो है दुनिया भर में उनकी कैसे बदनामी कर रहा है। उनको इस बात की कतई चिंता नहीं है कि विपक्ष यहां पर किस तरह से एकजुट हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने इरादों के पक्के हैं। और नरेंद्र मोदी ने अगर कोई कदम उठाया है तो पूरी तरह से कैलकुलेट करके उठाया होगा। नरेंद्र मोदी 7 सीटों की हार जीत की वजह से, 7 सीटों पर कुछ कैलकुलेशन की वजह से अपना कोई कदम पीछे खींचने वाले नेताओं में से नहीं है। इसीलिए उन्होंने तमाम खतरे उठाते हुए भी, तमाम चीजों को देखते हुए भी उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल से डरते हैं जी, और उनको पता है, नरेंद्र मोदी को पता है केजरीवाल ही टक्कर दे सकता है, इसलिए जो है केजरीवाल को जेल में भेज दिया। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी नेता को आज की तारीख में, जबकि भारत में इतनी वाइब्रेंट जो है न्यायपालिका है, किसी भी नेता को जेल में इस तरह से डाल देना बिना किसी सबूत के, ये सरकार के लिए किसी भी जांच एजेंसी की बूते की बात नहीं है। पिछले 2 मामले देखिए जिसमें सरकार को न्यायपालिका में जो है वो कह सकते हैं कि सरकार जो चाहती थी वो नहीं हुआ, सरकार के सामने मुश्किलें पेश आई। एक जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मामला था जिसमें सरकार के खिलाफ आदेश आया, और दूसरा मामला कौन सा था? दूसरा मामला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था। ये 2 मामले सरकार के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को इसमें बैकफुट पर आना पड़ा। तो अगर अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ भी मेरिट नहीं होता, जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं होता, तो फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में जांच एजेंसियां इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। और अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ होते तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विपक्षी नेताओं ने खटखटाया, जैसे चंडीगढ़ के चुनाव के मामले में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी बात क्या है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे चुनावी हैसियत, तो उनकी चुनावी हैसियत करीब 20 से 25 सीटों की है। लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं। 20 से 25 सीटें जीतना नहीं, आज की तारीख में लोकसभा में उनका एक भी उम्मीदवार जीता हुआ नहीं है, लेकिन मैं 20 से 25 सीटों पर फाइट देने की, जिनमें 13 सीटें
पंजाब की हैं, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। 13 सीटें पंजाब की हैं, 7 सीटें दिल्ली की हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी से लड़ रहे हैं। और साथ साथ कुछ इधर उधर सीटें आप मान लीजिए, कुछ अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर कहीं प्रभाव अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी का है, थोड़ा बहुत प्रभाव कहीं है, तो वो हो सकता है। तो कुल मिला के 20-25 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर फाइट देने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल है, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। अब दिल्ली जैसी जगह पर, पंजाब में बीजेपी का कोई बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है, वहां पर जो है आप जानते हैं कि बीजेपी की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी बहुत उम्मीदें लगा के नहीं बैठी है। दूसरी तरफ अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जरूर मिल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तो इसलिए जो है बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खतरा बन सकते हैं बीजेपी के लिए। तो ये बड़ा तय है। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने अरविंद केजरीवाल अभी कुछ भी नहीं है। वो शायद कह सकते हैं पसान बराबर भी नहीं है। तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से जो एक माहौल बनाने की कोशिश होगी वो तो जरूर हो रही है। उससे निपटने के लिए भी जाहिर सी बात है सरकार अपने तरफ पे करेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब चीजों से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। विदेशी अखबार क्या लिखते हैं, विदेशी अखबार भारत के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, नरेंद्र मोदी को इन सबसे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। अब बात आता हूं मैं अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो आरोप लगेगा इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाना कितना आसान कितना मुश्किल है ये अब समझ लेते हैं। देखिए, कहने के लिए बड़ा आसान है कि जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि भारत में वो जेल से टेक्निकली अगर देखें, कानूनी रूप से देखें, वो जेल में रहकर भी, यानी कि ईडी की हिरासत में रहकर भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि जब तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं होता तब तक उनको मजबूर होकर इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। यानी जब तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं होता। तो अभी तो आरोप साबित नहीं हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री टेक्निकली रह सकते हैं, कानूनी रूप से रह सकते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री को तमाम मीटिंग्स लेनी होती हैं, कुछ फाइलों पे दस्तखत करने होते हैं, हर फाइल मुख्यमंत्री की आंख से जाती है। और अब तो दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया है या कोई और है जो डिप्टी सीएम है जो संभाल लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे में जेल से उनके लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं जितना वो दावा कर रहे हैं। अभी शायद ऐसा लगता है, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि शायद 7 दिन की बात है, इसमें होली की छुट्टियां हैं और 7 दिन बाद शायद उनको जो है उनको बेल मिल जाएगी। लेकिन उनकी मुश्किलें तब असल में होंगी अगर उनको 7 दिन बाद बेल नहीं मिलती है। और ये मत भूलिए कि इसी शराब घोटाले में अब तक संजय सिंह 6 महीने से ज्यादा समय से वो जो है जेल में है। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। तो इतना आसान नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से बेल मिल जाएगी। उनको कुछ पुख्ता सबूत अपने पक्ष में रखने पड़ेंगे। जांच एजेंसियों का भी ये जो है टेस्ट है कि 7 दिन में वो दरअसल जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है एस्टैब्लिश कर सकती हैं उनको वो करना होगा, तभी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक रख सकते हैं। और अगर लंबे समय तक वो जेल में रखने में कामयाब रहे तो फिर जो है आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जेल से बैठकर सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो है दिल्ली में क्या डेवलपमेंट होगी उस सब पर नजर रहेगी। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर मैं फिर ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का इरादे जो हैं वो फौलाद के इरादे हैं। उन्होंने फिर साबित कर दिया, फिर दिखा दिया। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने ना पाए, वो इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जब वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे, वो कह चुके हैं जब मैं तीसरी बार आऊंगा तो कुछ बड़े बड़े जो हैं कदम उठाए जाएंगे। तो सोच लीजिए कि अभी तो वो चुनाव के बीच से गुजर रहे हैं, और जब तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो फिर कौन कौन से भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, ये आज से ही अंदाजा लगाना आप शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।